So hi everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I am going to cover a numerical example of cash flow statement, जिसमें मैं आपको बताऊंगी that how are you going to solve a question on cash flow statement given this is the first time you are preparing for it. So this is what I will be covering in today's video as well as आफ्टर कवरिंग द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं आपको कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स भी करवाऊंगी, ठीक है, जो बाकी क्वेश्चंस में देखने को मिलती है और मैं उनकी ट्रीटमेंट्स भी बताऊंगी आपको. तो लेट्स बिगिन. सो दिस इज़ द बैलेंस शीट दैट आई हैव. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो उसमें क्या होता है कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है. हमारे पास तीन टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. उसके अलावा हमने वर्किंग नोट बनाना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का. उसके बाद हमने बिल्कुल एंड में क्या कैलकुलेट करने होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो इसका मतलब ये है कि हमें 5 चीज़ें चाहिए: वर्किंग नोट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कॉन्टेंट्स, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के कॉन्टेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स के कॉन्टेंट्स. तो यही हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हमने बैलेंस शीट को रीड करना है और उसमें हमने ये देखना है कि कौन सी चीज़ किस किस चीज़ में जाएगी और किस किस चीज़ में नहीं जाएगी. फॉर एग्जांपल, सबसे पहला सेक्शन होता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का. इसमें इन्होंने बता दिया सबसे पहले नंबर पे है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल की अगर तुम वैल्यू देखो तो 13,50,000, 13,50,000, कोई चेंज नहीं है. तो इसके रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगी हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में. दूसरे नंबर पे है रिजर्व्स एंड सरप्लस. अभी ये देखो, इन्होंने ऊपर क्या लिखा है, 31 मार्च 2021 और यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2020. तो इसका मतलब ये हुआ हमारा प्रीवियस ईयर और ये हुआ करंट ईयर. तो रिजर्व एंड सरप्लस में इन्होंने नोट्स में लिखा है कि ये नोट नंबर 1 में कवर किया हुआ है, मतलब इसके अंदर भी कोई और इन्फॉर्मेशन है जो हमें देखनी पड़ेगी. तो नोट्स टू अकाउंट्स में अगर हम आए तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर 2 चीज़ें हैं और वो है जनरल रिजर्व और सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जनरल रिजर्व, अगर तुम्हें मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाली वीडियो देखी होगी और उसका फॉर्मेट पता होगा तो तुम्हें पता है कि जो ये जनरल रिजर्व में हम जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं वो जाती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में और वो होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन के टाइम पे ऐड. तो ये मुझे यहाँ पे पता लग गया. उसके अलावा है सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इसका भी यही है, सेम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के केस में जाएगी ये. और कब जाएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में सबसे पहले नंबर पे ये लिखी होगी जितना भी हमारा डिफरेंस होता है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का. ये चीज़ें डन. नेक्स्ट रीड करते हैं अब क्या है. उसके अलावा है नॉन करंट लायबिलिटीज़. नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दी हुई है इन्होंने. करंट ईयर की बता दी 8,10,000, बट प्रीवियस ईयर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. अभी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है, मतलब ये हमारी एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है, हम फाइनेंस रेज कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू बोरोविंग्स. तो ये किसका पार्ट हो गई, ये हो गई हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट. डन. इसके बाद है हमारा करंट लायबिलिटीज़. करंट लायबिलिटीज़ में क्या है, ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स. अब जब हम कैलकुलेट करते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि है हमारा स्टेप 3, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ऐड और लेस करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है. तो ये जाएंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में. इसको प्लस करना है कि माइनस करना है, जब हम ये डेटा पढ़ेंगे तब अप्लाई करेंगे, तब देखेंगे कि क्या करना है. इसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इन्होंने बता दी कि क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स. अभी इसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डेटा दे दिया, बट साथ के साथ अगर तुम इस क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो तो उसमें भी लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹27,000. तो जब कोई भी इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में भी हो और एडजस्टमेंट्स या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी हो तो सिंपल मतलब बनता है कि इसका अकाउंट बनेगा. तो इस केस में भी इसका अकाउंट बनेगा जो कि प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट होगा. डन. नेक्स्ट आ गए हम एसेट्स पे. एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स के अंदर 2 टाइप की एसेट्स की बात की है इन्होंने, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ब्रैकेट में लिख दिया फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, और फिक्स्ड एसेट्स के भी रिगार्डिंग इन्होंने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन दे दी कि फिक्स्ड एसेट्स हैं, इतनी कॉस्ट थी और इतने पे सेल हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगा कि इसका भी हम अकाउंट बनाएंगे. क्यों? क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी इन्फॉर्मेशन है और बैलेंस शीट में भी इन्फॉर्मेशन है. सिंपल सिर्फ फिक्स्ड एसेट का बनेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बैलेंस शीट में कोई भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इस करके हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नई अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ फिक्स्ड एसेट का बनाएंगे.
उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये हमारी एसेट है, मतलब कि ये वो वाली मनी है जो हमने कहीं पे इन्वेस्ट की हुई है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये हमारी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज हमने ये अमाउंट इन्वेस्ट करी हुई है। इसके बाद होता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था कि करंट इन्वेस्टमेंट होगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होगी, ये सारा पार्ट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का। तो मुझे ये भी पता लग गया। इन्वेंट्रीज और ट्रेड विजिबल ये करंट एसेट्स हैं नॉर्मल, तो ये नॉर्मल अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की कैलकुलेशन में, जिसमें हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को के इंक्रीज और डिक्रीज को कंसिडर करते हैं। लास्ट है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और इसमें इंफॉर्मेशन दे दी ब्रैकेट में बैंक की, मतलब कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या है, ये बैंक है, और ये अगेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है, तो ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के डेटा में जाएगी अमाउंट। जैसी भी होगी वो मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगी तब पता लगेगा। क्वेश्चन रीड हो गया। तो सबसे पहले अगर तुम अभी नए सॉल्व करने लगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, तो सबसे पहले बैलेंस शीट रीड करो और उसमें ये देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि मेरे पास ये 5 चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में कौन सी चीज़ जा रही है। नोट्स टू अकाउंट हमने देख लिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने प्रोविजन वाला पॉइंट देख लिया और फिक्स्ड एसेट वाला पॉइंट देख लिया। इसके अलावा है इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने तुम्हें बोला था कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगी, बट इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी, तो मतलब कि हम इसका भी अकाउंट बनाएंगे। डन। चौथा है इंटरिम डिविडेंड पेड 1,20,000। तो मैंने बोला ही था कि इंटरिम डिविडेंड जो है वो 2 इम्पैक्ट होंगे इसके। सबसे पहले तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी, ऐड होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन के टाइम पे। दूसरा, ये जाएगी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी में, और जहाँ पे ये आउटफ्लो है कैश का, बिकॉज हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, और वहाँ पे होगी माइनस। तो ये हमने बैलेंस शीट रीड कर ली है। अभी आते हैं हम सॉल्व करने पे। तो सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि फॉर्मेट जब तुम बनाओगे तो फॉर्मेट में ना हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पहले नंबर पे लिखते हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के केस में ना कोशिश करना कि तुम 15 से 20 लाइनें छोड़ देना, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की चीज़ें आती हैं बड़ी, और बाकी तुम्हें बैलेंस शीट देख के और प्रैक्टिस करके भी आइडिया हो जाएगा कि तुमने कितनी लाइनें छोड़नी है। तो ये देखो मैंने सारा पेज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब बैलेंस शीट को पढ़ के मेरे को आइडिया हो गया था कि इनको इतनी इतनी जगह ही लगेगी। अब तुमने देखा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसका अकाउंट बनना है, इसका अकाउंट बनना है, इसका अकाउंट बनना है। तो मेनली मेरे पास 3 अकाउंट है बनाने वाले। तो लाइन वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले बनेगा हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो प्रीवियस ईयर की फिगर है वो लिखते हैं। यहाँ पे एंड में लिखते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जिसमें हम लिखते हैं करंट ईयर की फिगर्स। तो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर करंट ईयर की फिगर्स क्या हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो ये वाली साइड है, ये है हमारी प्रीवियस ईयर वाली, और ये वाली है करंट ईयर वाली। तो प्रीवियस ईयर में थे हमारे 1,50,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, और करंट ईयर में है हमारे 1,80,000, तो मैं ये यहाँ पे लिख दूंगी। उसके अलावा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वो सोल्ड फॉर 25,500। मतलब कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने सेल करी है, ठीक है, तो मेरे पास पैसा आया, तो बाय बैंक इन द नेम ऑफ सेल हुई है, कितने की, 25,500 की। बट अब तुम देखो मैंने इन्वेस्टमेंट सेल करी 25,500 की, बट मेरी कॉस्ट कितनी थी उसकी, सिर्फ 24,000। मतलब मेरे को 1,500 का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो मैं ये प्रॉफिट भी यहाँ पे शो करूँगी, और प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, 2 P&L अकाउंट। मैं ये शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, बट तुमने पूरा पूरा लिखना है। तो मैं यहाँ पे 1,500 डालूंगी। अब टैली करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा 2,05,000, यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा 151,500 जैसे भी है, तो तुम्हारा ये बनेगा, जो डिफरेंस है वो आएगा तुम्हारा 54,000, और वो क्या बनेगा, टू बैंक के नाम से, मतलब कि हमने इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन गया तुम्हारा। अब तुम देखोगे इसमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट हमने सेल करी है, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और इनफ्लो हो रहा है तो ऐड होगा। ये हमने परचेज करी है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, पर ये हमारा होगा माइनस। उसके बाद है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो रहा है हमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इन द नेम ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वाले
कॉलम में, ठीक है। जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम माइनस करते हैं, और इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये वहाँ पे माइनस जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन गया और हमें ये भी पता लग गया कि ये चीज़ें कहाँ पे जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर 27,000, मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स भी का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि मुझे टैक्स पेड की वैल्यू चाहिए जो क्वेश्चन में नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी है? 2,25,000 और करंट ईयर की है 30,000, मतलब हमारा जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो 225,000 है और जो कैरेट डाउन है वो 30,000 है। और साथ में इन्होंने बता दिया कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 27,000, मतलब कि बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L यहाँ पे जाएगा 27,000। अब इसको टोटल करोगे तो क्या बनेगा? 252,000, और यहाँ पे 252,000 होना चाहिए, तो जो डिफरेंस है वो है तुम्हारा 222,000। वो किस नाम से होएगा? वो होएगा टू बैंक के नाम से। क्यों? क्योंकि ये है हमारा इनकम टैक्स पेड। अब अगर तुम्हें फॉर्मेट आता होगा तो तुम्हें पता है कि इनकम टैक्स पेड हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एंड में जाके माइनस होता है, और जो ये प्रोविजन मेड है ये तुम्हारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन के टाइम पे ऐड होता है। दो अकाउंट बन गए, दोनों अकाउंट में जो चीज़ें हैं उनकी ट्रीटमेंट्स भी डन है। लास्टली है हमारा कौन सा अकाउंट? ड्यूरिंग अ ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब कि हमने फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना है। वो ही सेम प्रोसीजर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। फिक्स्ड एसेट्स के केस में देखो, ये हमारा प्रीवियस ईयर की फिगर है 12 लाख और करंट ईयर की फिगर है 9,60,000। तो प्रीवियस ईयर मतलब कि हमारा ओपनिंग बैलेंस और करंट ईयर मतलब कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस। वैल्यू लिख दी, इतना काम खत्म। नेक्स्ट है हमारा, इसमें और क्या लिखा है? ड्यूरिंग अ ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 30,000 वो सोल्ड फॉर 36,000। तो मेरे को तो इतना पता लग गया कि मेरे पास पैसा आया है। किससे आया है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से आया है। कितना आया है? 36,000 आया है। डन। पर इन्होंने ये भी बता दिया कि उस एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 30,000, मतलब कि अगर मेरा 36,000 पे सेल हुआ है, 30,000 मेरी कॉस्ट आई है, तो 6,000 मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम डेबिट साइड लिखते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट के नाम से, और ये कितनी है वैल्यू? 6,000। डन। अब देखो, अब हमने ये देखना है कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे तो टोटल बन रहा है हमारा 12,06,000, बट यहाँ पे बन रहा है सिर्फ 996,000। तो मतलब कि अगर मेरे को इसको 12,06,000 बनाना है तो जो यहाँ पे डिफरेंस है जो कि है 2,10,000 का, वो मेरा क्या हुआ? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कैसे मुझे पता लगा कि यहाँ पे डेप्रीसिएशन आएगा? क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि सेल है, तो जब सेल है तो सेल तो तभी होगी ना, तो जो चीज़ हमने सेल करी है उस पर कोई ना कोई डेप्रीसिएशन वगैरह भी तो होगी या कुछ भी है, तो ये तुम्हारी होगी डेप्रीसिएशन, जो भी ओवरऑल फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पे। तो ये 2,10,000 हमारी डेप्रीसिएशन आ गई। और डेप्रीसिएशन हम क्या करते हैं? हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की कैलकुलेशन में ऐड करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के टाइम पे हम ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन, बिकॉज डेप्रीसिएशन इज़ आर नॉन कैश एक्सपेंस। इतना हो गया। अभी फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट इज़ अ पार्ट ऑफ आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो जो भी सेल हुई है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के केस में ये चीज़ प्लस हो जाएगी। डन। उसके अलावा तो और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये मेरे तीनों अकाउंट्स बन गए। अब मेरा नेक्स्ट फोकस क्या है कि मैंने सिंपल सामान भरना है, मतलब कि चीज़ें भरनी है अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो हम सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब अगर कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट बनाओगे तुम अपना। वर्किंग नोट में सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये क्या होगा? तुम्हारी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस।
तो यहाँ पे दिया हुआ है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है 2,04,000 और ये है 1,60,000। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को अगर तुम माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारी 36,000। डन। और हम क्या करते हैं ऐड, और हम इसमें ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड। तो हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि हमने कितनी मेड करी है, 27,000, तो ये भी हम ऐड कर देंगे। उसके अलावा हम ऐड करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इन्होंने बता दिया कि हमारा इंटरिम डिविडेंड जो है वो है 1,20,000, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा 1,20,000। उसके अलावा हम ऐड करते हैं कोई भी चीज़ अगर हमने ट्रांसफ़र करी है जनरल रिजर्व में, तो इन्होंने जनरल रिजर्व के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जनरल रिजर्व पहले 9 लाख था, अब 9,30,000 है, तो डिफरेंस कितना है 30,000, तो ये 30,000 भी मैं ऐड करूँगी। इन सबको अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हारी वैल्यू कितनी बनेगी, 2,13,000। ठीक है, अब ये 2,13,000 जो वैल्यू आई है ये तुम कहाँ पे लिखोगे, ये तुम यहाँ पे लिखोगे 2,13,000। तो ये था हमारा स्टेप 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो कैलकुलेट हो गया। स्टेप 2 होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और उसको पाने के लिए तुम क्या करते हो, एडजस्टमेंट करते हो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के रिगार्डिंग। कुछ चीज़ें तुम ऐड करोगे और कुछ चीज़ें तुम लेस करोगे। ठीक है, अभी ऐड क्या करोगे, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसके कारण तुम उसको ऐड करते हो। और डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमने जब फाइंड आउट करी थी, ठीक है, हमारे अकाउंट्स के केस में देखो यहाँ पे वो कितनी आई थी, 2,10,000। तो मैं क्या करूँगी, डेप्रिसिएशन अपनी 2,10,000 यहाँ पे ऐड कर दूँगी। डन। और तो कोई इस क्वेश्चन में हमने सब क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें और कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो तुम क्या करोगे, अब तुम लेस करोगे। लेस क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी हुई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई कि जो भी हमें अपनी एसेट्स पे या इन्वेस्टमेंट्स पे जो भी प्रॉफिट हुआ है वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं जो हम माइनस करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के केस में जो ये 1,500 मेरा प्रॉफिट हुआ था वो, और फिक्स्ड एसेट के केस में जो ये मेरा फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने के टाइम पे प्रॉफिट हुआ है वो, ये दोनों चीज़ें हम करेंगे माइनस। ये आ जाएगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड एसेट्स पे हमें प्रॉफिट मिला था 6,000 और इन्वेस्टमेंट के टाइम पे हमें प्रॉफिट मिला था 1,500। अभी ये एडजस्टमेंट्स को ऐड लेस कर दिया, इससे हमारी वैल्यू आएगी, ये आएगी वैल्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी हमारी 4,15,500। डन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ऐड या लेस करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है तो आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बनाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम ऐड क्या करते हैं, अगर तुम्हें मैं याद कराऊँ, अगर करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो और करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो तब हम ऐड करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में कि हमारे करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। करंट एसेट्स के केस में करंट इन्वेस्टमेंट मैंने तुम्हें बता दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएंगे, छोड़ दो। इसके अलावा है इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्रीज़ की वैल्यू देखो, पहले 7,20,000 थी, अब 6,30,000 होगी, दैट मीन्स डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ कितनी अमाउंट से हो रही है, 90,000 की अमाउंट से, तो ये हम ऐड कर देंगे। ठीक है, बाय द नेम ऑफ डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज़। उसके अलावा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू पहले 630 थी, अब 1365 है, मतलब करंट एसेट की वैल्यू हो रही है इंक्रीज। तो इसके केस में क्या होता है, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हों और करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज हों तब हम माइनस करते हैं। तो हमारी ट्रेड रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, कितनी अमाउंट से, 7,35,000 की अमाउंट से, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। करंट एसेट्स का केस हो गया। अब हम करंट लायबिलिटीज़ देखते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविजन का तो
चक्कर ही ख़त्म हो गया। उसके अलावा है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स पहले 5,04,000 थे, अब 4,02,000 है। तो जब करंट लायबिलिटीज़ अपनी डिक्रीज होती हैं तब भी हम माइनस करते हैं। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स कितनी अमाउंट है ये? 1,02,000। ये हम माइनस ऐड क्यों करें? ये मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला जो वीडियो है उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। तो अगर हमने इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया इसमें, तो जो भी वैल्यू आई वो कितनी बनेगी हमारी? 3,31,500, और ये जाएगी हमारी नेगेटिव में आ रही है ये अमाउंट, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 7 लाख और 1 लाख 8 लाख नेगेटिव में है, और यहाँ पे अराउंड 5 लाख जो है वो पॉजिटिव में है, तो ये 3 लाख कुछ अमाउंट है नेगेटिव में आ गई। और ये बन गई हमारी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हो गया हमारा स्टेप 3। अब लास्ट स्टेप होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के केस में, वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेस करते होते हैं जो भी हमारा इनकम टैक्स होता है। तो अगर तुम देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला अकाउंट, तो उसमें मेरा इनकम टैक्स आया 2,22,000। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेस करूँगी इनकम टैक्स पेड के नाम से कितनी अमाउंट? 2,22,000। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो वैल्यूज़ तो हम प्लस कर देंगे, बट साइन कौन सा लगेगा हमारा? नेगेटिव ही लगेगा। तो ये आ गया अपना 553,500, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखना है? कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये मेरी आ गई कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अब बन चुका है। अब आगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी एसेट्स से रिलेट होती हैं, उनकी सेल और परचेज से रिलेट होती हैं। तो हमारी एसेट्स कौन सी थी? फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने कितनी सेल करी? हमने करी 25,500 की। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी आई? 25,500। फिर हमने अपने फिक्स्ड एसेट्स भी बेचे थे, प्रोसीड्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसकी अमाउंट कितनी थी हमारी? वो थी 36,000। तो वो भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो पॉजिटिव में आ गई, बट अगर तुम्हें अपना इन्वेस्टमेंट्स वाला अकाउंट याद होगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मेरी जो ये बैलेंसिंग फिगर आई थी 54,000, ये किसके नाम से आई थी? ये परचेज़ के नाम से आई थी। तो जो परचेजेस होती हैं एसेट्स की, वो जाती हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये होगी हमारी परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कितनी? 54,000। अब इनको ऐड लेस कर दो, तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारी पॉजिटिव में 7,500। तो ये बन जाएगी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो तुम इसको बारी बारी करोगे, ठीक है, बट जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है, तब तुम इतने केपेबल बन जाओगे कि तुम एक ही टाइम पे अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डाल रहे हो तो तुम साथ के साथ इन्वेस्टिंग में भी डाल रहे हो वो चीज़। अगर तुम कोई चीज़ ऑपरेटिंग में डाल रहे हो तो साथ के साथ तुम उसको फाइनेंसिंग में भी डाल पाओगे, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट इज़ द रीज़न वाई मैं भी थोड़ा सा लाइन वाइज चलने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि तुम ऐसे एकदम से कंफ्यूज ना हो कि भाई ये एकदम से फाइनेंसिंग में क्यों डाल रही है या फिर ये इन्वेस्टिंग में क्यों डाल रही है। अभी तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अपना 7,500 रुपीज़ आ गया। लास्ट है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ किससे रिलेट करते हैं? जब हम फाइनेंस रेज करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल के बारे में मैंने कुछ नहीं करना बिकॉज वैल्यू सेम ही है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली थी हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब देखो प्रीवियस ईयर में थी कोई भी अमाउंट नहीं, बट करंट ईयर में है 8,10,000, मतलब कि हमने एक साल में 8,10,000 तो रेस कर ही ली। अगर रेस करे हैं तो मतलब कि मेरे पास पैसे आए हैं, तो मैं क्या लिखूँगी? प्रोसीड्स फ्रॉम रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या फिर फ्रॉम प्रोसीड्स फ्रॉम 10% मोर्टगेज लोन। तो वो कितनी अमाउंट थी मेरी? 8,10,000। अभी यहाँ पे तुम देखोगे कि मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में 10% मोर्टगेज लोन नहीं लिया, मतलब 10% जो यहाँ पे इंटरेस्ट पे होगा लोन पे
मैंने वो कंसिडर नहीं किया अपनी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो क्यों नहीं किया? देखो, मेरे को प्रीवियस ईयर का बैलेंस पता नहीं है, बट मेरे को करंट ईयर का बैलेंस पता है। दैट मीन्स जो ये 8,10,000 है, वो अगर 31 मार्च 2020 है, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस क्या हुआ 1 अप्रैल 2020, मतलब 1 अप्रैल 2020 को मेरे पास कोई पैसा नहीं था। तो जो ये 8,10,000 है, ये 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में कहीं लिया गया है। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर में कब लिया गया है। 1 जुलाई को भी लिया हो सकता है, 1 अगस्त को भी लिया हो सकता है, 1 जनवरी को भी लिया हो सकता है। तो मैं जो ये 10% इंटरेस्ट है वो किस बेस पे दे दूँ? दैट इज़ द रीज़न वाई मैं 10% का जो इंटरेस्ट है वो नहीं देख रही, बिकॉज हमारे पास प्रीवियस ईयर का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। देयर वॉज वन थिंग दैट वी मिस्ड एंड दैट वॉज डिविडेंड। नाउ डिविडेंड की ट्रीटमेंट हमेशा 2 साइड पे होती है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के केस में हम प्लस करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन के टाइम पे, और दूसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, और हम उसको माइनस करते हैं बिकॉज ये हमारा आउटफ्लो होता है। तो जो डिविडेंड है वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना 1,20,000, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी? ये हमारी आएगी 6,90,000। इसको यहाँ पे भी लिखो और इसको बाहर भी लिखो, जो मेन वाली अमाउंट होती है, ठीक है। और ये पॉजिटिव में आ रही है, इस करके हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। डन। अभी इसमें स्टेप डी होता है हमारा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। और वो कैसे होता है? हम इसमें क्या करते हैं, A + B + B C, मतलब कि जो अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आई थी फाइनल, इन्वेस्टिंग में आई थी फाइनल, और फाइनेंसिंग में आई थी फाइनल, इनको हम ऐड वगैरह करते हैं। तो ऑपरेटिंग की वैल्यू थी नेगेटिव में और ये थी पॉजिटिव में, मतलब कि ये है हमारी -553,500 + 7,500 + 6,90,000। ये अमाउंट आई अपनी 1,44,000, ठीक है। अभी ये 1,44,000 आ गई अमाउंट, तो हमारा स्टेप डी हो गया। इसके बाद हमारा स्टेप ई होता है, वो कहता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अभी देखो क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कौन से थे? सबसे पहला था करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 17,000। दूसरा हमारा कौन सा था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक था, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4,30,000। मतलब कि ओपनिंग बैलेंस हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का ओपनिंग बैलेंस कितना हुआ? 4,30,000 + 17,000, दैट इज 4,47,000, ठीक है। अभी 4,47,000 + 1,44,000, अगर मैं इसको ऐड कर दूंगी तो अमाउंट बनेगी अपनी 5,91,000, जो कि बन जाएगी हमारा स्टेप एफ, जो कि है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और यही हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। इसके अलावा अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स भी कराऊंगी जो तुम्हें नॉर्मली क्वेश्चंस में दिखती हैं, ताकि तुम्हें और भी क्लैरिटी हो जाए कि अगर तुम्हें ऐसी कोई और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं तो तुमने उसको कैसे ट्रीट करना है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स हैं हमारी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के रिगार्डिंग, जो तुम्हें पेपर में देखने को मिल सकती हैं, तुम्हें बुक्स में भी देखने को मिलती होंगी। तो ये मैं ब्रीफ में समझा देती हूँ कि कैसे इनकी ट्रीटमेंट होएगी। सपोज करो तुम्हारे क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंडर है लॉन्ग टर्म लोन, करंट ईयर की वैल्यू दे दी 80,000 और प्रीवियस ईयर की वैल्यू दे दी 60,000, और नीचे बता दिया कि लोन ऑफ ₹20,000 वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई। मतलब कि 31 मार्च को थे मेरे 60,000, 31 मार्च 2021 को हो गए 80,000, जो डिफरेंस है 20,000। मतलब कि मुझे इतना पता है कि मैंने 20,000 का लोन और लिया। तो लोन इन्होंने बोल दिया कि हमने 1 जुलाई को लिया, तो इसमें हमने इंटरेस्ट, इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गई, वो है इंटरेस्ट।
सपोज करो इंटरेस्ट था 10%, ठीक है। अब मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मैं किस बेस पे करूँगी? सिंपल सी बात है, जो ये 60,000 है ये मैंने 2020 को भी था और 2021 ये 80,000 में भी इंक्लूडेड है, मतलब ये 60,000 का लोन मेरा पूरा साल चला। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये 6,000 तो है ही। इसके अलावा इन्होंने बोला कि 20,000 का लोन मैंने कब लिया? 1 जुलाई को लिया, मतलब कि 1 जुलाई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक मेरे पास ये 20,000 थे। तो मैं देखूंगी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी वो इन्हीं महीनों के बेस पे करूंगी। तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च 2021 तक हुए 9 मंथ्स। तो जो ये 20,000 है इस पे मैं कैलकुलेट करूंगी 10% इंटरेस्ट कितने महीनों का? सिर्फ 9 महीनों का। तो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 1,500 रुपीज़। टोटल कितना बना हमारा इंटरेस्ट? 7,500। अब जो ये इंटरेस्ट बना है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इसकी 2 जगह पे ट्रीटमेंट होगी। सबसे पहली होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर, जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, वहाँ पे ये वैल्यू ऐड होगी, ठीक है, बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ये वहाँ पे जाके ऐड होगा। दूसरी यहाँ इसकी ट्रीटमेंट होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में एज एन आउटफ्लो, जहाँ पे ये माइनस होगा बाय द नेम ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। डन। तो इसकी ट्रीटमेंट ऐसे होगी, जब तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी बता दिया जाए कि लोन कब लिया था या कुछ, तो तुम इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे, जो भी डिफरेंस या फिर जो भी उन्होंने वैल्यू दी हुई है उसकी। उसके बाद सेकंड चीज़ है हमारी कि अगर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में ये डिबेंचर्स दे दिए, साथ में 12% का इंटरेस्ट रेट दे दिया, इन्होंने बता दिया कि प्रीवियस ईयर में इतने थे, करंट ईयर में इतने हैं, और नीचे लिख दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि 50,000 डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2021। तो इस केस में क्या किया जाए? तो इसमें भी हमने 12% दे दिया, मतलब कि हमें इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के भी अमाउंट है। बट देखो इन्होंने बोल दिया कि 31 मार्च 2021, मतलब कि करंट ईयर वाले केस में 31 मार्च को 50,000 इन्होंने इशू किए। अब ये 50,000 कौन सी हैं? ये बेसिकली इनका डिफरेंस है, मतलब कि 31 मार्च 2020 को हमारे थे 1,75,000, 31 मार्च 2021 को हो गए 2,25,000, मतलब 50,000 हमने साल में और डिबेंचर्स इशू किए। बट इन्होंने टाइम भी बता दिया कि हमने 31 मार्च 2021 को वो इशू किए। तो मैं इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूँगी? सिंपल है, 175,000 तो हमारा सारा साल ही इशू रही है, तो वो उस पर हम 12% लगाएंगे, ये बनेगा अराउंड 21,000, ठीक है। बट जो ये 50,000 इशू हुए हैं ये हुए हैं 31 मार्च 2021 को, मतलब कि करंट ईयर में। अभी 31 मार्च 2021 हमारा एंड है, ठीक है, करंट ईयर का। तो मुझे इस पर इंटरेस्ट पे करने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज ये तो नए साल का है ना, ये मैं अगले साल पे करूँगी, मेरे को इस साल पे करने की क्या ज़रूरत है? तो मैं इसको, जो ये 50,000 है इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगी, जो ये 21,000 है सिर्फ इसको कंसिडर करूँगी, और इसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम होगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करूँगी, ठीक है। कहाँ पे ऐड करूँगी? जब मैंने एडजस्टमेंट करनी होगी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में एज एन आउटफ्लो में इसको माइनस करूँगी। सिंपल। थर्ड केस है कि वही 12% डिबेंचर्स है पर वैल्यू है। पिछले वाले केसेस में क्या होता था कि करंट ईयर की वैल्यू ज़्यादा होती थी और प्रीवियस ईयर की कम होती थी। इस केस में उल्टा है, इसमें करंट ईयर की वैल्यू है 4,50,000 पर प्रीवियस ईयर में है 5 लाख, मतलब कि कम हुए हैं। अभी कम क्यों हुए हैं? इसका मतलब साफ है कि रिडीम हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे दिया कि जो ये 12% डिबेंचर्स है ना वो रिडीम हुए हैं 31 मार्च 2021 को। अब मैंने फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अभी इंटरेस्ट मैं कौन सी अमाउंट पे करूँ, कैसे करूँ? तो देखो जो ये 5 लाख की अमाउंट है, ठीक है, ये 31 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक रही है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें बता दिया कि जो मैंने ये 50,000, जो ये डिफरेंस है 50,000 का जो रिडीम किया है वो 31 मार्च 2021 को किया है, मतलब कि ये 50,000 मेरे पास से 31 मार्च 2021 को गए हैं।
दैट मीन जो ये 5 लाख है ये मेरे पास सारा साल रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई मैं सिर्फ जो ये प्रीवियस ईयर के 5 लाख की अमाउंट है इस पे 12% अपना इंटरेस्ट लगा के जो भी ये वैल्यू बनती है 60,000 ये पे कर दूंगी। और अगेन ऑपरेटिंग में प्लस होगा, फाइनेंसिंग में ये होगा माइनस। अब यही चीज़ सपोज करो 31 मार्च की जगह पे 1 अक्टूबर होती। अब देखो जो ये 50,000 की अमाउंट है, सपोज करो ये 1 अक्टूबर को रिडीम हुई है, ठीक है, 12% डिवेंचर्स रिडीम्ड ऑन 1 अक्टूबर। उस केस में क्या होता, उस केस में मैं कैसे कैलकुलेशन करती? तो मेरे पास दो चीज़ें बन गई, 4,50,000 और 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 50,000 है, ठीक है ना, जो रिडीम हुए हैं 1 अक्टूबर को, ये 50,000 तो मेरे पास सिर्फ 6 महीने के लिए रहे हैं, है ना। कैसे? मैंने 50,000 के जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीम कब कर दिए? मैंने 1 अक्टूबर को कर दिए। तो 31 मार्च 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2021 तक, ठीक है ना, 31 मार्च 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2020 तक कितने महीने हुए? 6 महीने। तो मैं सिर्फ 6 महीने के पैसे लगाऊंगी। कितने बने ये? 12,500। पर जो ये 4 लाख 4.5 लाख है, ये 4.5 लाख मेरा सारा साल चला है, बिकॉज मैंने रिडीम कितने किए? 50,000। 50,000 कब करे? 1 अक्टूबर को। दैट मीन्स इस 5 लाख में से 50,000 चले गए, रहे कितने गए मेरे पास? 4,50,000। और वो 4,50,000 मेरा सारा साल चले हैं, तो इस पर मैं 12% लगाऊंगी पूरे साल का। तो लेट्स से ये बना मेरा 54,000 बना ये। तो इसको ऐड करके कितनी बनी मेरी? 66,500। तो ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होएगा। तो इसकी कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं, हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट रिडीम हुई है। जितनी अमाउंट रिडीम हुई है वो अमाउंट हमारे पास कितने टाइम तक रही, उस पर हम इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। उसके बाद जो अमाउंट हमारी सारे साल रही है उस पर हम इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, ठीक है। तो ये था लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का केस, जिसमें दो ही ट्रीटमेंट होती हैं। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। अब यही सेम केस में सपोज कर लो कि शेयर कैपिटल होता, ठीक है, और इंटरेस्ट की जगह पे होता डिविडेंड। सारी कैलकुलेशन में सब कुछ सेम होना था। द ओनली डिफरेंस वुड हैव बीन कि ये 7,500 सपोज डिविडेंड की अमाउंट आती, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो माइनस ही होता इन द नेम ऑफ डिविडेंड पेड। बट इसकी ट्रीटमेंट फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं होती, इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीटमेंट होती है मतलब, बट इसकी जो पहले वाले लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाले केस में हमारी ट्रीटमेंट होती थी किसमें? एज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम वहाँ पे ऐड करते थे। बट ये डिविडेंड की वैल्यू हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ करते? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में। तो एज ए कंक्लूजन, अगर तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के केस में तुमने इंटरेस्ट वगैरह को कंसिडर करना है, इंटरेस्ट वगैरह की ट्रीटमेंट करनी है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा कहाँ पे? एज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाइल मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वहाँ पे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा माइनस। बट अगर यही केस हो शेयर कैपिटल का, ठीक है, जिसमें डिविडेंड, जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल है, उसमें होते हैं डिविडेंड, तो इसकी ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तो बिल्कुल सेम रहती, जहाँ पे माइनस में जाता। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीटमेंट होती प्लस जाता, बट कहाँ पे जाता? जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो ये सरप्लस वगैरह में ऐड होती, जैसे हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व वगैरह ऐड करते हैं ना, ये वाली अमाउंट वहाँ पे हमारी ऐड होती। So this was all about cash flow statement. In these 4 videos that I have uploaded on this topic, I tried my level best to make you all understand the intricacies and details of it. जो भी अकाउंट्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूँ इन द बेस्ट पॉसिबल वे. But still, if there is any doubt left, you can always ask me. You can always comment down your doubts, your suggestions, your views. You know, I really look forward to all of them. Last but not the least, please don't forget to hit the like button if you liked it. As well as please comment down your opinions, your suggestions, any improvements, anything of that sort. They are highly welcomed. Also, don't forget to hit the subscribe button so that you get a notification as and when I post a new video.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग.